नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज आप सभी का। आज मैं आपके सामने आया हूं और CGL 2024 प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो बहुत सारे बच्चों ने आप में से एग्ज़ाम दिया है ना, और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है प्री का। अब थोड़े दिन बाद आंसर की आ जाएगी। अब जब आंसर की आएगी ना, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का सेशन जो है ना, CGL 2024 मेंस पर आधारित है कि मेंस आपको कैसे निकालना है। मैंने 5 बार मेंस निकाला है, तो मेरे पास जो तजुर्बा है ना, प्रैक्टिकल तजुर्बा, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। नहीं तो देखिए, वीडियो तो आपको जगह जगह मिलेंगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकली संभव हो पाए वो चीज मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ और आपको सच से रूबरू कराने वाला हूँ, ठीक है। जब प्री का एग्जाम हो गया और मेंस के एग्जाम में लगभग 2 से 3 महीने बचे हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूंगा कि भैया एक फ्री बुक टेलीग्राम पर, ठीक है, आप सबके लिए मैंने डाली है, जरूर ले लेना मेंस वाले बच्चे, ठीक है जी। टेलीग्राम पर ध्यान से देखना आज की सेशन को। मेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। मेंस निकलेगा कैसे से पहले सवाल यह आता है कि मेंस में जाएगा कौन, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, जब आंसर की आएगी आप देखेंगे कि भैया हमारा स्कोर का अनुमान हमने इतना लगाया था, आ इतना ही रहा है, ठीक है। कई चीजें ऐसी थी जो हल्की सी एरर हो गई, +2 करना था तो वो रह गया, +3 करना था वो रह गया, इसी की वजह से आंसर चेंज हो गया। छोटी छोटी गलतियां। तो सबसे बड़ी बात कि भैया जो सिलेक्शन है ना, उसमें इन चीजों का मार्जिन ही नहीं है। सिलेक्शन है ना, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन मांगता है आप सबके अंदर। जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन होगा पढ़ाई को लेकर, वही सिलेक्शन लेता है। अब बात यह आती है कि भाई प्री हो गया, अब कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी करें, ठीक है। मेरी बात समझना, आप में से 2 प्रकार के ही बच्चे हैं, 3 प्रकार के मान लेता हूं चलो बच्चे। एक बच्चा वो है जिसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, जिसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक बच्चा वो है जिसकी मान लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ 140 के आसपास मान लेते हैं, 135 140 के आसपास, ±10 हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास मान लेते हैं कि इतनी जा सकती है। मेरे को तो वो भी अनुमान नहीं है, मैं सही बताऊं, लोग पता नहीं कैसे अनुमान लगा देते हैं कि ये कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ जाएगी। मैंने आज तक लाइफ में कभी कट ऑफ ही नहीं बताई, क्योंकि भाई मेरे पास सभी बच्चों का डाटा नहीं है, मुझे ये नहीं पता कौन सा एग्जाम कैसे आया था, किसकी परफॉर्मेंस कैसे है। तो खाली पीली एक वीडियो बना दूं कि इस पे व्यूज अच्छे आ जाएं और कट ऑफ निकाल दूं, मेरा वो काम नहीं है और मैंने ऐसा काम कभी किया भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकलिटी पे काम करता हूँ शुरू से, जो संभव हो चीज, जो असल हो चीज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 135 के करीब अगर कट ऑफ जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 115 110 कट ऑफ से 10-20 नंबर कम आएंगे। बाकी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 100 से भी नीचे हैं, 60 70 80 वाले, है ना। और कुछ ऐसे होंगे जो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब जो 60 70 80 वाले हैं, वो तो भाई साहब वही हैं जिन्होंने बिल्कुल तुक्के में ही पेपर दिया है, बिना तैयारी व्यारी करे, ठीक है। उनके बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि भैया आप दोबारा से अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करो। पर जब आंसर की आएगी, आप अपना स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। 110 120 कट ऑफ से किसी का 5 रह गया, 10 रह गया, 15 रह गया, 20 रह गया, ये वो बच्चे हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, ठीक है। जो कट ऑफ से ऊपर चले गए वो तो चलो मेंस में जा ही रहे हैं, पहले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। तो भाई आपको भी क्या करना है, आपको ना अपने अंदर एक गुस्सा पैदा करना है। नहीं तो क्या होगा, अगले साल फिर पेपर में बैठोगे तो भैया जब तक वो गुस्सा और आक्रोश आपके अंदर नहीं होगा तो अगले साल भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। मैं अपनी बात बता देता हूं, जब मैं सबसे पहला एग्जाम दिया CGL 2012, ठीक है,
उस टाइम की बात थी, CGL 2012, हमने तो ये सोचा था गणित और रीजनिंग ये 100% कर लेते, हम तो इन 2 सब्जेक्ट के बलबूते ही उछलते थे कि भैया ये 2 सब्जेक्ट कर लेंगे, इन्हें मजबूत कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं, GS भी अच्छी नहीं, प्री का पेपर दिया, पेपर देने के बाद पता लगा कि भैया जब कट ऑफ आई कि कट ऑफ से थोड़ा ही नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अब दिमाग को ये लगा कि भैया तुम बड़ा उछलते थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे ये लेके कि भाई गणित और रीजनिंग के बलबूते सिलेक्शन ले लोगे, अब बताओ क्या करोगे। तो उस टाइम कट ऑफ बस क्लियर ही हुई थी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कट ऑफ जस्ट क्लियर ही करेंगे, तो उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा यहाँ से। तो हमने ये करा कि भैया अगले 3 महीने 2-3 महीने ऐसी पढ़ाई करनी है भाई साहब, ऐसी मेहनत करनी है कि सब कुछ बदल देना है। वो गुस्सा अपने अंदर ऐसा पाल लिया था कि भैया जो तुम ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे थे ना कि इंग्लिश के बिना काम चला लोगे, ठीक है, वो काम नहीं चल पाया। तो अब हमने ऐसा गुस्सा पाल लिया कि भैया जो इंग्लिश में स्कोर 5-6 नंबर आया था प्री के अंदर, वही मेंस के अंदर 150 के करीब 142 46 47 के करीब पहुंच गया, और मेंस के बाद रैंक आ गई 442। ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट में। पर वो जो गुस्सा हमने पैदा किया ना अपने अंदर, वो सबसे बड़ी वजह थी इस चीज की। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ अभी क्लियर करेंगे और बहुत सारे कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे। तो जो 10 20 25 नंबर से रह रहे हैं, तो आपको भी भाई तैयारी तो मेंस की ही करनी है। ठीक है, आपको प्री की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मेंस की तैयारी करिए, अगले मेंस की करिए कि अगली बार ऐसा हो कि कोई मार्जिन नहीं है हमारे पास। अगली बार हम उन उम्मीदवारों में से हैं, ये इतना गुस्सा पाल के बैठे हैं कि अगली बार छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ठीक है, तो अगले मेंस की वो तैयारी करें, ये ना सोचे कि भाई अब प्री क्लियर नहीं हुआ हमारा तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी कट ऑफ पार कर जाएंगे वो तो मेंस की, उन्हें तो मेंस की तैयारी करनी है। जिनकी 10 20 15 नंबर 20 नंबर भी कम हो तो भैया वो भी मेंस की तैयारी में ही लग जाना। ठीक है, कट ऑफ का तो पता नहीं, जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, पर इतने अपना टाइम बर्बाद मत करना। अगली बार के लिए ऐसा गुस्सा पाल के रखना अपने अंदर। जब तक तो गुस्सा और आक्रोश नहीं होगा ना भैया, जो सिलेक्शन होता है ना वो भी ऐसे ही बंदों का होता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जिन्होंने अपनी सारी चीजें छोड़ रखी होती हैं अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूं उनके लिए जिनका मेंस का एग्जाम है। ठीक है जी, मेंस का एग्जाम, तो ये फ्री बुक मैंने उन लोगों के लिए दी है जिनका मेंस एग्जाम है टेलीग्राम पर। तो आप जाकर इस प्रैक्टिस बुक को डाउनलोड कर लेना, और ये मैथ और रीजनिंग दोनों की है। आज के सेशन में मैं रीजनिंग अपनी मेंस की 5 मेंस के सिलेक्शन मैंने लिए। ठीक है, मेंस क्लियर किए, उसके बलबूते सिलेक्शन लिए। तो मेरे को पता है कि मेंस कैसे निकाला जाता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि केवल पढ़ाई तो करनी है, अगले 2-3 महीने पढ़ाई करेंगे, किसी एक आध का बैच ले लेंगे जिसका मन कर रहा है और सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया लगभग 1.5-2 लाख बच्चे उम्मीद है कि इस बार मेंस में बैठेंगे, तो ऐसा उन्होंने भी सोचा ही होगा। और वैकेंसी की बात करें तो 20,000 के करीब वैकेंसी है, तो आप ये सोचिए बाकी के 1.5 लाख भी छटने ही है। तो ऐसी सोच आपकी कुछ अलग नहीं रही। तो आपके पास ना प्लानिंग सबसे जरूरी चीज है, केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने ना यही रखने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे निकलेगा CGL मेंस 2024। ठीक है, हर बंदे की वैसे अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, किसी की प्लानिंग काम नहीं आती, मैं सही बता रहा हूं, ये बात सच है। ठीक है, पर काफी बच्चे ये चाहते हैं कि वो मेरा तजुर्बा जानना चाहते हैं कि मैं अगर होता तो मैं क्या करता। और मैं ना वैसा नहीं लिखूंगा 6 से 7 ये पढ़ लो, 7 से 8 ये पढ़ लो, 9 से 10 ये कर लो। वो चीजें वीडियो बनाने के लिए अच्छी हैं, वीडियो पे व्यूज लेने के लिए अच्छा है, बच्चा देखने में अच्छा लगता है उसे, पर वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है चीजें। आप कभी भी किसी और का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, अपना टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता, हम दूसरों का क्या करेंगे। आपने कभी जिंदगी में टाइम टेबल बनाया हो? हमने स्कूल टाइम में बनाया, हमें पता है टाइम टेबल बनाते थे जब नंबर कम आते थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, वो 10-15 दिन चलता था, उसके बाद कौन सा टाइम टेबल और कौन से नंबर, किसी को कुछ नहीं ध्यान रहता। तो सबसे बड़ी बात है सिंसियरिटी अपनी होनी चाहिए, प्लानिंग अपनी होनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और चारों सब्जेक्ट की डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो मेंस में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम का पैटर्न तो हमें पता है,
आपको पता तो है, पर आपको ना साइकोलॉजिकल वे में ये समझना पड़ेगा कि मेंस की मैं प्लानिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में डिमांड किस चीज की है और क्या चीज नहीं करनी है कौन से सब्जेक्ट में। तो डूज एंड डोंट्स ये सारे आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे इतने साल के पढ़ाने का तजुर्बा, मेरे 5 सिलेक्शन का तजुर्बा, वो सारा आपको एक साथ मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करना है। अगले 2-3 महीने आपकी जिंदगी पलट देंगे अगर आप इसे अपना लेते हैं तो, ठीक है। इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बढ़िया, आप वो चीज भी ले सकते हैं। मैं कैसे करता अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूं। तो देखिए, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, टाइपिंग, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन इसमें आने हैं, 45 इसमें, 25 इसमें, 3 नंबर का एक सवाल है, तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 390 का पूरी वो हो गई। 390 में से नंबर मिलने वाले हैं जो उसके हिसाब से जॉब मिलने वाली है। ये सब बच्चों को पता है, ठीक है। 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 15 मिनट इसमें कंप्यूटर में, 15 मिनट टाइपिंग में। ये जो है ना आपका, ये चैलेंजिंग है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं ये बोलूंगा आपको ये चैलेंजिंग है भाई साहब, मेरा सब्जेक्ट मैथ चैलेंजिंग है। अभी आगे आगे देखिए आपको चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। चैलेंज क्या है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना, ठीक है। मैथ और रीजनिंग अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहां पर ना टाइम का रोल इंपॉर्टेंट है भाई, यहां आपको समझना पड़ेगा। मेंस को पहले समझिए अच्छे से। हमने मेंस की प्लानिंग शुरू से अपने टाइम से ही ऐसे ही करी है। पहले हम एग्जाम को समझते हैं, डिमांड समझते हैं, फिर ये समझते हैं मार्केट में कमी किस चीज की, बच्चा क्या नहीं करता, हमें क्या अलग करना है, तो तब जाके आपका पेपर निकलता है। केवल पढ़ने से नहीं निकलता। टाइम का रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंग्लिश और जीएस की बात करें तो 1 घंटा यहाँ पर भी मिल रहा है और आपको यहाँ पर करना है 70 क्वेश्चन। पर यहाँ 70 क्वेश्चन 1 घंटे में करना आसान बात है, टाइम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैंने साफ साफ लिखा है, जिसे आता है वो कर लेगा, जिसे नहीं आता उसे 1 घंटा छोड़िए आप 4 घंटे भी देंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा। ये पूरा पार्ट ऐसा है, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें आने का रोल है। इसमें ऐसा नहीं है कि आने का रोल है, इसमें आने के बावजूद आपको परफॉर्म भी करना है। परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि टाइम का रोल है, टाइम का रोल नहीं है। फिर आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर है आपका 15 मिनट का, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, ये क्वालिफाइंग है। और फिर आते हैं टाइपिंग पे, ये है 15 मिनट की आपकी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये कट ऑफ है लास्ट टाइम की, ठीक है। लास्ट टाइम जो जॉब मिली थी बच्चों को 390 नंबर में से यूआर को इतने पे जॉब मिल गई थी, 287 पर, ठीक है। ये ओबीसी की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ 390। पर लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी, इतनी वैकेंसी थी भाई लास्ट ईयर, 7859। इस साल वैकेंसी कितनी होंगी, लगभग 20,000 के करीब वैकेंसी रहने की उम्मीद है। यानी वैकेंसी ज्यादा है तो उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ी कम तो होनी चाहिए भाई, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि भैया पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है। पेपर बहुत आसान आ जाता है तो कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चली जाती है, क्योंकि बच्चों को वो आसान आसान चीजें आती हैं, ठीक है। और पेपर अगर बहुत मुश्किल आ गया तो भाई साहब ऐसा होता है कि कम वैकेंसी में भी कट ऑफ बहुत छोटी नीचे हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब तक हमें पेपर का लेवल नहीं पता और कट ऑफ निकाल देना मेरी समझ से तो बाहर है भाई, ठीक है। जो यहाँ वहां प्रेडिक्शन होता है। अब यहाँ पर मैं अपनी प्लानिंग रखने जा रहा हूँ और 4 के 4 सब्जेक्ट को लेकर सोच बताऊंगा अपनी, ठीक है, कि मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठता तो मैं क्या करता, ठीक है। आपके बहुत सारी जगह काम आएगी ये चीज, ठीक है। आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ। आपको लगेगा कि हाँ सर का जो तजुर्बा है ना 5 सिलेक्शन का, ऐसे ही नहीं है। बहुत मेहनत करी है बंदे ने, बहुत गहराई में जाके चीजों को निकाला है, तब जाके ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बच्चों को बनाना है एक वीडियो और उस पर व्यूज आ जाए और काम खत्म हो जाए। मैं उस प्रकार का अध्यापक हूं ही नहीं, आप मेरे को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मोर फोकस ऑन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, 315 नंबर है यहाँ पर। देखो भाई, 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रिडिक्टेबल होता है, एक अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल में मैंने जीएस को डाला है। जीएस वाकई में अनप्रिडिक्टेबल है, कोई बंदा नहीं बोल सकता जीएस प्रिडिक्टेबल है। प्रोबेबिलिटी का गेम ज्यादा है इसके अंदर, दिमाग लगाने का नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट है पढ़ लिया उस पर अप्लाई करके क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ हो जैसे रीजनिंग हो, ठीक है।
जीएस जो है बहुत बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आऊंगा आपके पास। मोर फोकस ऑन इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ। इंग्लिश रीजनिंग मैथ के 315 नंबर हैं, बात को समझना। जिसने 100% टारगेट कर लिया जॉब तो उसको मिली गई वैसे भी, समझ लीजिए, ठीक है। पर 100% टारगेट करना क्या इतना आसान होता है? क्या इतना आसान नहीं होता। पर इंग्लिश मैथ रीजनिंग में मिलाकर आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो जीएस जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं ये सोचता कि भैया ये तो अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, टाइम मैं जरूर दूंगा इसे, मैं पढ़ूंगा जरूर इसे, क्योंकि इसके बिना भी, इसका बिना मतलब रैंक अच्छी नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। पर मैं ये जरूर देखूंगा क्या मैं इसमें इतना टाइम तो नहीं दे रहा कि पता लगा कि और सब्जेक्ट जो अच्छे हो सकते थे उनको छोड़ के मैंने इसे समय दे दिया जो कि अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है। पर इस लालच में दे दिया कि भैया ये तो क्वेश्चन अगर आता होगा तो देखते ही टिक हो जाएगा, सेकंड ही लगेंगे। भाई समय की परेशानी तो मेरे पास रीजनिंग और मैथ में है, इंग्लिश और जीएस में तो समय की परेशानी है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मेन बात उसमें आना ही होता है। पर आने के लिए जीएस की रेंज अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी है, करंट वरंट कहाँ कहाँ से पूछ लेता है कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम पढ़ के जाते हैं वही पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है जो हमने पढ़ रखा होता है हमारे दोस्त की में पूछा जाता है, जो हमारी में आता है वो हमने नहीं पढ़ रखा होता। भाई हमने भी बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो हमें भी इन चीजों का बहुत गहराई में ज्ञान है, ठीक है। तो 25 में से 10 से 15 भी सही हो गए तो बढ़िया। भाई मैं आपकी जगह होता ना, मैं सोचता कि समय मैं इसे कम दूंगा। कम का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो है ही ना भाई, पढ़ना तो है ही, इसके बिना सिलेक्शन में रैंक लाना मुश्किल हो जाएगा। पर भाई मैं 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं 10 से 15 सोचूंगा हो जाए मेरे, बाकी मेरा टारगेट ये है, इसका 100%, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि ये संभव हो सकता है, इसका कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, ये प्लानिंग इसी तरीके से करी जाती है। कोई चीज हल्की है, कोई आसान है, किसमें नंबर लाए जा सकते हैं, किसमें नंबर नहीं लाए जा सकते, तो आपको इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो। आगे देखते हैं, जीएस पूरा लक है यही सच है। अब भाई कोई बोले नहीं लक तो नहीं है, ठीक है भाई, नंबर आना एक अलग बात है, पर आप ये बोलो कि लक नहीं है तो ये संभव नहीं है कि 25 में से बहुत सारे बच्चे 20 भी ठीक करेंगे, कई बंदे 25 भी ठीक करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बात को समझना, जीएस ऐसी चीज है कि मैं 2-2.5 महीने में इंप्रूव नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि 2-2.5 महीने में ऐसी हो जाए 25 में से 25 ही ठीक हो जाए, तो मेरे को पढ़ना उस हिसाब से है कि मेरा टारगेट भी 25 में से 25 है ही नहीं। मेरा टारगेट ये है कि 15, 16, 17 अगर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो मैं अपना समय उस हिसाब से जीएस को दे रहा हूं, बाकी समय मैं अपना बाकी 3 चीजों को दे रहा हूं, ठीक है। जहां पर मेरे को लग रहा है कि इस चीज की संभावना है कि नंबर पूरे में से पूरे हो सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, अच्छा यहां लिखा है डेली 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा मत देना। भाई 1 से 1.5 घंटा बहुत है आपका, इससे ज्यादा इसे मत देना। आपको ज्यादा लगता है तो 2 घंटे दे लो, पर ऐसा नहीं है 4-4, 5-5 घंटे आप जीएस पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे आप अपनी लाइफ की, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आप जीएस पढ़ लो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे भाई। प्लानिंग पेपर की करो पहले, फिर सब्जेक्ट की करो। पहले पेपर की प्लानिंग ये हो गई, मैथ इंग्लिश रीजनिंग को 100% टारगेट करना है, उसके लिए काम करना है। उसके लिए क्या काम करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपके सामने जीएस रखा कि जीएस के अंदर आपको केवल और केवल 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके चलना है, और डेली 1 से 1.5 घंटे। अगर उससे ज्यादा सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम इतना तो हो कि 10 से 15 के बीच तो सही होने ही चाहिए। उसके लिए मैं 1 से 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा दे रहा हूं डेली बेसिस पर, ठीक है। आगे देखिए, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पार्ट फर्स्ट, ज्यादा लालच मत करो कि बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान ही ना जा पाए। जो मैंने बात बोली आपको, बहुत गहरी बात है ये। जब बंदे फेल हो जाते हैं ना तब जाके ये चीजें रियलाइज होती हैं। 2 महीने में आप जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते भाई। एक प्रिडिक्शन है कि भैया हम कितना प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब 25 में से 25 हम 2 महीने में बना पाएंगे, ठीक है। इस पे भी डिपेंड करता है हम पीछे से क्या पढ़ते आ रहे हैं। अब जो पीछे से बहुत सालों से पढ़ता आ रहा है भाई, वो तो 2 महीने क्या 1 महीने में भी अच्छा कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने बिल्कुल सच रख रहा हूं,
कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मैं होता तो कितना समय देता, मेरी प्लानिंग क्या होती, मैं आपको अपनी प्लानिंग बता रहा हूं और ऐसी प्लानिंग बताऊंगा जो प्रैक्टिकल होगी, हवाबाजी कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, तो मैथ सबसे पहले यानी गणित। अब गणित को तोड़ के देखते हैं। 30 क्वेश्चन आने, बिल्कुल आने। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। अभी प्री का पेपर हुआ मतलब, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 25 क्वेश्चन आए। 25 में से कई बच्चे क्या करते हैं, 20-21 क्वेश्चन कराए, ठीक है, उसमें 2-4 गलत हो गए। और रीजनिंग में भी ऐसा करा, 20-22 कराए, 2-4 गलत हो गए। जो मेन सवाल थे 4-5 वो उन्होंने छुए ही नहीं, और फिर आके बोला 20 क्वेश्चन हो गए तो पेपर आसान ही आया है। ठीक है भाई, जो असली काम की चीज थी वो तो आप करके ही नहीं आए। 5 क्वेश्चन जो थे, जो आप 20 क्वेश्चन कह रहे हो आसान है, वो तो आसान आते ही है। ऐसा थोड़ी कि आसान नहीं आते, मेजोरिटी ऑफ पार्ट तो आसान ही होता है। ठीक है, अगर आप देख लोगे रीजनिंग में, मैथ में, मेजर पार्ट आपको आसान ही मिलेगा, आसान टू मॉडरेट, पर कुछ पार्ट आपको डिफिकल्ट में मिलता है। और जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो पूरे के हिसाब से तैयारी करता है कि भैया डिफिकल्ट भी नहीं छोड़ूंगा, आसान भी नहीं छोड़ूंगा, मुश्किल भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस तथ्य पर जाएं, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि भाई क्या करेंगे, वो ये कहेंगे 20-22 क्वेश्चन करके आएंगे, 2-4 गलत करके आ जाएंगे, कहेंगे मैथ तो आसान था, रीजनिंग भी आसान थी, ज्यादा कुछ नहीं था। भाई ज्यादा कुछ नहीं था आप इसलिए कह रहे हो कि आप 20-22 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें भी 4-5 गलत कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका 25 में से 25 तो ठीक नहीं हुए, ठीक है, पर आपने अपना कंक्लूजन दे दिया पेपर आसान था। ठीक है, तो ऐसे तो पेपर हमेशा ही आसान आता है भाई। अगर आप देखें 80% पेपर आसान ही मिलेगा आपको मैक्सिमम। ठीक है, बाकी जो बचे हुआ पेपर है वो उसी से सिलेक्शन होता है मेन। ठीक है, मेन बात ये है कि जिसको सिलेक्शन लेना है वो ये नहीं सोचता, वो पूरे के हिसाब से सोचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन है पूरे का। जीएस में मैंने बोला पूरे का मार्जिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां दिमाग लगा के आप जीएस में पूरे नहीं ला सकते, गणित में ला सकते हो आप, रीजनिंग में ला सकते हो आप, इंग्लिश में भी पूरा नहीं ला सकते दिमाग लगा के। जो है सो है, पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता तो नहीं होगा। तो 30 में से 20 क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, 4 से 5 मॉडरेट आ जाते हैं, 5 से 6 डिफिकल्ट बोल सकते हैं, या कोई नया प्रकार का मिलेगा, या कैलकुलेटिव मिलेंगे, या डाटा में बदलाव मिलेगा। ठीक है, बात को समझना, बहुत गहरी बात है भाई। 30 में से 20 क्वेश्चन यहाँ, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर मैंने रख दिए। अगर आप 20 क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो 20 क्वेश्चन तो आसान है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि 20 क्वेश्चन आसान आएंगे तो पेपर आसान ही हो गया। ये वो क्वेश्चन है जो सबको आते हैं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो सबको आते हैं। अब मेन बात है, आने के अलावा भी ना ये भी मैटर करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो आपके सामने सच रखा है मैंने कि 20 सवाल, 4-5 सवाल, 5-6 सवाल। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल है मेंस में, केवल आने से सवाल बात नहीं बनेगी। ठीक है, वही जो बात मैंने बोली। अब जैसे अगर आप देखें इजी सवाल कितने, सबसे ज्यादा 20 सवाल, और इजी सवाल में समय बचाने का मार्जिन सबसे ज्यादा है। बच्चे को लगता है मैं तो 15 सेकंड में कर दिया, अरे भाई वो 2-3 सेकंड का सवाल था जो आप 15 सेकंड में कर आए हो। क्योंकि आप 15 सेकंड में कर आए हो, इसे आपको लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी कर दिया, पर एक्चुअली वो सवाल 2-4 सेकंड का ही है। ये बात लिखी है मैंने यहाँ पर स्पेशल, देखिए इजी टू मॉडरेट सवाल में समय बचाना बहुत जरूरी, क्योंकि भाई समय बचेगा कहां पर, जो सवाल ज्यादा है। इजी टू मॉडरेट 24-25 सवाल है जो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो लगभग 80% पेपर है, तो 80% पेपर में समय बचाना बहुत जरूरी है कि वो समय निकल कर हम बाकी 5-6 क्वेश्चन में अच्छे से पूरे में से पूरे के हिसाब से कर पाए। पर बच्चे क्या करते हैं, वो तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कर देते हैं, उनमें से भी कुछ एक गलत कर देते हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं है क्या होगा, कुछ कर कर आएंगे, उनमें से कुछ गलत हो जाएंगे, कुछ छोड़ कर आ जाएंगे। ऐसी तैयारी के साथ सिलेक्शन नहीं होता भाई, क्रॉस मार देना। ऐसी तैयारी के साथ सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको चाहे बुरा लगे, ये सच है। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले वो है ना भाई, वो उन्हें पता है मैथ पूरा, रीजनिंग पूरी, इंग्लिश 80-90% कम से कम। ठीक है, कम से कम हो जाता है वो, अभी बताऊंगा कैसे। जीएस पता है उन्हें 25 में से कितने ठीक करने, पूरा मिलाएंगे बन जाएगा स्कोर। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में आते हैं इसलिए यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है भाई। 15-15 सेकंड के अगर 20 सवाल हो गए,
अगर मैं बोल रहा हूँ वो 5 सेकंड का है, कोई 7 सेकंड का है, 10-10 सेकंड भी बचा है मैंने, तो 200 सेकंड यानी 3 मिनट बच के आ गए। 3 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो मैं ये चीज सिखाता हूँ लगातार आपको यूट्यूब पर भी, ठीक है, कि आपको समय कैसे बचाना है। और मैंने आपके लिए जो मेंस बैच लॉन्च किया है उसमें भी मैंने आपको ये सिखाया है, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको फ्री दी है, ठीक है। सबसे जरूरी यहाँ पर ये है कि इजी टू मॉडरेट में समय बचाना, ये बहुत कम लोग समझते हैं। वो सोचते हैं केवल डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं मेंस के अंदर, ऐसा नहीं है। आपको समय बचाना सीखना है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर भी इजी टू मॉडरेट के अंदर मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। 20 मिनट और 100% का टारगेट होना चाहिए। आजकल रीजनिंग में समय ज्यादा लग रहा है, तो मैथ्स में बचाना होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आजकल बड़े बड़े आ रहे हैं, कई बार क्लिक नहीं हो पाता, कई बार दिक्कत आती है, फिगर प्रिडिक्शन में बनाना पड़ता है, फिगर क्या आएगी, नेक्स्ट फिगर क्या आएगी। तो रीजनिंग में समय लग रहा है, चाहे आसान सवाल भी हो ना उसमें भी समय लग जाता है। तो समय बचेगा कहां से, टोटल तो 1 ही घंटा है। तो इसलिए मैंने बोला 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज्यादा भाई साहब इसमें समय नहीं लगाना। तो 20-25 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं, उसी के हिसाब से 100% टारगेट हमें लेके चलना है। मेरी प्लानिंग यही होती है इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, मेंस की प्रैक्टिस बुक पूरी करके जाओ। लास्ट 5 ईयर टीसीएस का बेस्ट कलेक्शन है। इसके अलावा हमारा भी कलेक्शन इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने यहां पर आपको बताई थी ना, ये फ्री बुक, ये मैथ और रीजनिंग की है, टेलीग्राम पर जो आपको मिलेगी। और इसी का ही बैच पढ़ाया है मैंने, रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। तो जिसको लगता है कि वो बुक से पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बैच भी 99 का है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन की भी जरूरत है तो करना क्या है मैथ में, मैंने आपको बताया, केवल ये फ्री बुक बना लो आप, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का बेस्ट कलेक्शन है। डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस 20 मिनट, भाई साहब ये तो मस्ट है, मस्ट, बहुत जरूरी है। जो बच्चे लाइटली लेते हैं ना कैलकुलेशन को, वही है जो मैंने बताया 30 में से 23-24 कर आएंगे, 2-4 गलत हो जाएंगे। वो तैयारी करते रहते हैं, वो सिलेक्शन के हिसाब से तैयार है भी नहीं ना, उनका माइंडसेट तैयार हो पाया। तो भैया सिलेक्शन के लिए ना एक एक सब्जेक्ट, पूरे पेपर की प्लानिंग, एक एक सब्जेक्ट की प्लानिंग, सब्जेक्ट के अंदर क्या कमी है, क्या जरूरत है, हर चीज की प्लानिंग जरूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखा, भाई डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है 20 मिनट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने 2 किताबें मार्केट में ऑलरेडी निकाल रखी हैं, हैक बुक और इंस्पेक्टर 40। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इंस्पेक्टर 40 और हैक बुक नहीं है जिसके पास, उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मेन बात है उस बच्चे को जरूरत समझ आए कि भैया कैलकुलेशन मेरे को 20 मिनट करनी है, गुणा भाग ये वो सब करना है अच्छे से, खुद भी कर सकता है। किताब तो एक जरिया है, ऐसा थोड़ी है कि भैया बिना किताब के बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। या मेरी किताब के बिना बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सिलेक्शन के लिए जिस चीज की जरूरत है, उस जरूरत के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अब बुक में क्या है, कैलकुलेशन है क्या है इसमें, कि क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व होंगे, वो जरूरी है। अब वो बच्चा अपने भी क्रिएट कर सकता है, अपना दिमाग भी चला सकता है। ये क्या है, बेसिक कैलकुलेशन के लिए प्लस माइनस गुणा भाग डेली प्रैक्टिस करनी है 20-20 मिनट, ठीक है। मैंने इसलिए बनाई है ये किताब। अब ऐसा नहीं है कि वो किताब के बिना नहीं होगी, वो बच्चा खुद भी प्लस माइनस गुणा भाग अपने नंबर लिखते रहे। हमने तो ऐसे ही करी है, हमारे टाइम में कौन सी किताब थी, हमने ऐसे ही करी है। वो किताब तो हमने बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि हमने उसकी कमी महसूस करी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन 20 मिनट करनी है। इस दिमाग का जो प्रोसेसर है ना, वो फास्ट हो जाएगा 2-2.5 महीने में अपने आप ही, अगर आप ये कर लेते हो तो। आगे देखिए, मॉक लास्ट में बनाने हैं 15-20 दिन पहले, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या अजीब सी बात है कि हर जगह बोला जाता है मॉक बनाओ, मॉक से स्पीड बनेगी, मॉक बनाओ, मॉक से स्पीड बनेगी। मैं ये बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ पहले मॉक के लिए तैयार करो खुद को, अस्त्र शस्त्र जो हैं वो लेकर जाओ पहले, तब मॉक में खड़े हो और तब मॉक बनाओ, फिर बढ़ेगी स्पीड। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा किया और मॉक बना दिया, मॉक बनाए जा रहे हैं, उससे स्पीड बढ़ेगी। मॉक की ना क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप कितने मॉक बना लिए, 100 बना लिए, 500 बना लिए, अरे नहीं भाई। पहले मॉक में
पेपर में जाने से पहले आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा है उससे पहले सभी वैरायटी के क्वेश्चन आपने किए होने चाहिए। ऐसा नहीं है मॉक में नया मिल रहा है कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, स्पीड कहाँ से बढ़ेगी। कैलकुलेशन तकनीक आपके पास है नहीं, ठीक है, कि ऑप्शन से आंसर करना है, ये लास्ट डिजिट देखनी है, इसका डीएस देखना है, ठीक है, तो कहाँ से स्पीड बढ़ेगी। केवल बनाने से मॉक थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कोई टॉपिक वीक है, कोई बोल रहा है मेरा टाइम एंड डिस्टेंस वीक है, उस पर क्वेश्चन आ ही जाएगा। कोई बोल रहा है एडवांस में ट्रिगो वीक है, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भैया अगर कोई वीक पार्ट है, अगले 2.5-3 महीने में आपको यही करना है, वैरायटी करनी है, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको तीसरी चीज वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। वीक पार्ट हर एक का अलग अलग होता है, किसी को किसी चीज में समझ दिक्कत होती है समझने में, किसी को किसी चीज में। अगर आपके भी कोई ऐसी दिक्कत है तो पहले आप उसे मजबूत करिए। मॉक तो भाई आखिरी 15-20 दिन में बना के किला फतेह हो सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, ठीक है भाई। मॉक की मात्रा नहीं, मॉक की क्वालिटी मैटर करती है कि आप मॉक किस क्वालिटी के साथ बैठे हो मॉक देने के लिए। आप आज से देते रहो, डेली 4-5 मॉक बनाते रहो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी आएंगी थोड़ी, क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा पहले, तब हासिल होती है वो, ठीक है। डेली कम से कम 70 से 80 अच्छे सवाल बनाओ। अब भैया ये बहुत जरूरी है मेंस के लिए। मैंने आपको इसीलिए फ्री बुक दी है कि भैया जरूरी नहीं है कि सब बच्चे कोर्स खरीदें, ठीक है। कोर्स फीस भी मैंने कम इसलिए रखी कि भैया जो सोचता है ना नहीं खरीदें, उसको भी एक मार्जिन दूं कि भैया वो भी हमारा कंटेंट देखे, कैलकुलेशन तकनीक देखे, ठीक है, और कैसे पेपर को जल्दी खत्म किया जाता है वो सब देखे। तो 70 से 80 सवाल आप फ्री बुक से भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि प्रीमियम कंटेंट है एकदम, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से स्पीड बनेगी, ये बात मैंने आपको बोल ही दी है, परंतु पहले खुद को मॉक के लायक बनाओ। बहुत गहरी बात, ये कोई नहीं बोलेगा आपको, हर कोई ये बोलेगा मॉक बनाओ यार, मॉक बनाओ, ठीक है, पर ये बात सिर्फ मैं बोलता हूँ आपको, आज से नहीं शुरू से बोलता हूँ। मॉक बनाने जरूरी है पर पहले खुद को मॉक के लायक बनाना जरूरी है। पहले भाई साहब मॉक के हिसाब से अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड करो कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। कंटेंट डाल दे, हम देखते हैं कहाँ से बाहर से आएगा। कैलकुलेशन डाल दे, हम देखते हैं कहाँ से कैलकुलेशन आएगी। कोई नए टाइप का डालना चाहता है डाल दे, हम देखते हैं कहाँ से आएगा, ठीक है। वीक पार्ट अपने को छोड़ा नहीं, सब पे ऐसी कैडी मेहनत कर रखी है, अब देखते हैं कहाँ से आएगा मॉक। तो इस अप्रोच के साथ मॉक बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग का भ्रम है, आपने जगह जगह बस ये देखा कि मॉक से स्पीड बनती है, ठीक है। लास्ट 15 दिन बहुत है, क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं, कि क्वालिटी के साथ मॉक बनाओ। ज्यादा मॉक बनाने से क्वालिटी आने नहीं वाली, क्वालिटी पे तो काम करोगे तब क्वालिटी आएगी। मॉक ज्यादा बनाने से आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं हो जाएगी, मॉक ज्यादा बनाने से आपका वीक पार्ट स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, मॉक ज्यादा बनाने से आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों के लिए पहले से काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मॉक बनाओगे ये चीजें नहीं होंगी ना तो दुख होगा, ये लगेगा कि इस बार हमारा मेंस नहीं निकल पाएगा। और वो दुख इसलिए है क्योंकि आप उस जिद में अड़े हुए हैं कि मेरे को मॉक बनाने ही बनाने हैं, कि हर कोई बना रहा है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, ठीक है। ये बहुत बड़ा दिमाग में भ्रम रहता है बच्चे के। अगला देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बात लिखी है यहां पर, एक अवॉइड चैप्टर वाइज। मैंने भी आपको जो बुक दी है उसमें चैप्टर वाइज भी है और मिक्स भी है, ठीक है। चैप्टर वाइज का लेकिन जब आप कंटेंट देखोगे ना, सारा ऐसा है कि जो बच्चों को निचोड़ के रख देगा बिल्कुल एकदम यूं करके, कि भैया पूरे चैप्टर का तजुर्बा इन कुछ सवालों पे, ठीक है। अगर आपको लगता है वो आपको आता है तो छोड़ दीजिए, और चैप्टर वाइज बनाने का समय नहीं है, 2-2.5 महीने हैं, हम क्या सोचेंगे एक चैप्टर करके मजबूत करें। हाँ, जैसे मैंने आपको किताब दी है वो आप उसके अंदर देखिए कि क्या ऐसा कुछ है जो आपको लगता है आपको नहीं आता, तो वो बनाना जरूरी है। जैसे लिखा है ओनली वीक टॉपिक्स अलाउड, या तो वीक टॉपिक कोई है आपका वो कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज फिलहाल के लिए, और कोई नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि अब मेंस का टाइम है, केवल और केवल प्रैक्टिस का टाइम है भाई साहब, केवल और केवल प्रैक्टिस का टाइम। मिक्स प्रैक्टिस करो डेली। खेल अब परफॉर्मेंस का ज्यादा है, ठीक है। शुरू से ये बात बोल रहा हूं भाई, जो परफॉर्म कर गया वो जीत गया, परफॉर्मेंस का खेल है। पर आप सोचो कि केवल मेरे को चीज आ जाए, मतलब मैं डेली क्लास अटेंड कर रहा हूं,
टीचर आ रहा है, करा रहा है, चैप्टर चल रहा है, पहला एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, फिर ये चल रहा है, भाई साहब उतना टाइम नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है और परफॉर्मेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एबिलिटी ही आपको अब आगे ले जाने वाली है। सभी फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज वीक में एक बार लिखकर जरूर रिवाइज करें। वीक में एक बार ऐसा जरूर निकालो टाइम, जो भी डे आपको ठीक लगता है, 1 घंटा कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो प्रैक्टिस करो, उस पर अपने हाथ से लिख कर। ज्योमेट्री की भी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रिवाइज करो। राइट एंगल में ये गुना ये होता था, ये बराबर ये बटा ये होता है, तो आपके दिमाग को भी एक आदत होगी रिकॉल करने की। ठीक है, ये बिल्ट होगी। हफ्ते में एक बार करना है बस, कैलकुलेशन डेली करनी है 20 मिनट। ये हफ्ते में एक बार करना है कि फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज एक बार लिख के देख लो, 1 घंटा जितनी लिखी जाए। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप ले सकते हो वीक में एक बार, जिससे कि हर हफ्ते ना एक रिकॉल कैपेसिटी बढ़े ब्रेन की। जितनी भी ये चीजें चल रही है ना, उन सब में सब साइंटिफिक चीजें हैं कि ब्रेन को इस चीज की आदत डलनी है कि कैलकुलेशन की जितनी भी चीजें, नंबर डेली बेसिस पे दिमाग में जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज हर हफ्ते रिवाइज हो रही हैं, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किल कंटेंट है, मुश्किल कंटेंट के लिए वैरायटी हमारे पास है, तो हम हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने ब्रेन को आदत डाल रहे हैं। अगला देखते हैं रीजनिंग। अब भाई गणित तो हो गया पूरा, अब बात आती है रीजनिंग की। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या करना है भाई? रीजनिंग में क्या लिखा है? छूटेगा वो जो पहले से पढ़ा नहीं होगा या जो क्लिक नहीं हो पाएगा। भाई पेपर में वही चीज छूटती है जो या तो पहले से पढ़ नहीं रखी होती है या पेपर में क्लिक नहीं हो पाती, दो ही चीजें। ठीक है, अब क्लिक नहीं होने वाली चीज वो कैसे सुधरेगी? वो इससे सुधरेगी जितने भी लॉजिक आपने पढ़े हैं उन्हें लगातार रिवाइज किया जाए। ठीक है, जो भी एक्सेप्शनल लॉजिक है कि ये वाला लॉजिक तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, और जो ये वाली चीज है जो पहले से पढ़ा ही नहीं है वो कैसे सुधरेगा? नई नई वैरायटी करने के बाद। और नई नई वैरायटी के लिए ही मैंने रिवीजन बुक आपको दी है, उसके अंदर रीजनिंग की भी आपको तगड़ी तगड़ी वैरायटी मिलेगी। केवल वैरायटी पर ही है रीजनिंग की बुक जो है, 1000 क्वेश्चन है, नई नई वैरायटी के मुश्किल मुश्किल सवाल दागे गए हैं। ठीक है, और आगे अगर मैं देखता हूं, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चैप्टर वाइज तो करना नहीं है, लिखा है ना चैप्टर वाइज स्ट्रिक्टली नो। अब ये वक्त नहीं है कि चैप्टर वाइज किया जाए। ठीक है, 2-2.5 महीने में आप चैप्टर वाइज करके अपने आप को नुकसान ही पहुंचाएंगे। हाँ, अगर कुछ वीक है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने जगह जगह ओनली वीक टॉपिक अलाउड, कि कोई टॉपिक आपको वीक लग रहा है कि मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, सिलॉक्स या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा ऐसा है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, गड़बड़ हो ही जाती है इसमें, तो एक बार उसे रगड़ लो अच्छे से, 2-4 दिन लगा के खत्म करो उसको, कहानी। ठीक है, अन्यथा चैप्टर वाइज नहीं करना आपको, यार नुकसान हो जाएगा भाई। आगे देखिए, लास्ट 4 साल के सभी एग्जाम के बेस्ट कलेक्शन या हार्ड कलेक्शन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो भी यूनिक लॉजिक मिले उसे एक अलग स्मार्ट कॉपी बनानी है। इसके अंदर आपको एक कॉपी लाइए बाजार से, जैसे आप घर पे कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन की, चैप्टर वाइज, जो भी अनोखे लॉजिक आपको लग रहे हैं वो सारे स्मार्ट कॉपी में लिखिए। स्मार्ट कॉपी क्या है? कलेक्शन ऑफ बेस्ट लॉजिक। जो मैंने बोला ना क्लिक नहीं हो पाते या हार्ड होते हैं, ठीक है, वो लॉजिक इसके अंदर लिखने। लास्ट में जब आप पेपर देने जाएंगे ना, उस टाइम रिवाइज करने में बहुत वक्त फायदा होगा। लास्ट के 1 हफ्ता 10 दिन तो हमें वहां पर फिर पूरा रिवाइज नहीं करना, इसमें से रिवाइज करना है, इन लॉजिक को रिवाइज करना है जो क्लिक नहीं हो पाए, जो अपने आप में एक्सेप्शनल है, बहुत अलग है। ठीक है, इसमें नोट कर लें और लास्ट में रिवीजन में बहुत काम आएगी। ठीक है, हर चीज प्रैक्टिकल चीज लिखी है मैंने आपके लिए, जो प्रयास हो भी पाए, और जो ऐसी चीज है जो एक कमजोरी को ये चीज मारेगी, एक को ये मारेगी, एक को ये मारेगी, हम इस तरीके से चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरी रीजनिंग की ये कमजोरी इससे खत्म होगी, गणित की इससे खत्म होगी, इंग्लिश की इससे, जीएस की इससे। अगला देखिए, मेंस प्रैक्टिस बुक फ्री, जो फ्री दी है आपको मैंने, हार्ड कॉन्सेप्ट का कलेक्शन ही है, उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, बहुत अच्छा कलेक्शन मैंने बनाया है और इसी की वीडियो क्लासेस है मेंस के बैच के अंदर, जो हमने 99 में आपको दिया है। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग में आपको मेरे से करने की जरूरत है, मैंने तो आपको कलेक्शन दे दिया, आप देखिए पीडीएफ में, आप कंटेंट देखिए, बैच लेने से पहले भी कंटेंट देखिए। आपको लगता है कि आपके लिए रेलिवेंट है तो लीजिए, नहीं लगता है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ये भी लगता है कि रेलिवेंट तो है पर मैं इसे खुद भी मैनेज कर सकता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया भाई, पर करके जरूर जाइए।
ठीक है। मॉक लगाने से पहले क्वेश्चन को जल्दी पढ़ना, हाँ ये बहुत जरूरी है कि इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम जब होते थे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी कला है। पूरे बैच में सिखाया मैंने आपको ये कि जल्दी जल्दी कैसे पढ़ना चाहिए। और बैच तो छोड़िए, यूट्यूब पर भी जब मैं क्लास लेता हूँ ना, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ने की। ठीक है, तो जल्दी पढ़ना, जल्दी देखना और आंसर को जल्दी मार्क करने जैसी कला पर काम करें। जैसे कई जगह ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं रीजनिंग के अंदर, वरदान है, मैंने सिखाया ये भी आपको रीजनिंग में। ठीक है, कि ऑप्शन एलिमिनेशन रीजनिंग में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, इसमें केवल इतना देख लो, इतना देख के आंसर आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको रीजनिंग के मेंस बैच में पढ़ाया है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे और आप लोगों से यही कहूंगा कि इसे अपनी ताकत बनाइए, जल्दी पढ़ना। ये तो रीजनिंग छोड़िए, हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जल्दी मेरा ब्रेन रीड कर रहा है चीजों को, उसकी आज से आदत डालनी है आपको। ठीक है, लास्ट के 15-20 दिन मॉक बनाने, इसके भी, मैथ के भी, इसके भी 15-20 दिन लास्ट में मॉक बनाऊंगा। ठीक है, जो पैटर्न नहीं आया उसे भी पढ़कर जाना होगा अगर सपना 100% का है। जैसे कई कई चीजें ना मैंने मेंस बैच में आपको ऐसी पढ़ाई है, ठीक है, जो आज तक नहीं आई, जो बच्चा सोचेगा अरे यार ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब जैसे 2017 मेंस का एग्जाम हुआ, जब मैं मेंस बैच पढ़ा रहा था, बच्चे ये सोचते थे, कई बार मजाक बनाते थे, सर ये आप क्या करा रहे हो, ऐसा कुछ आता थोड़ी है अभी पेपर में। और 2017 का मेंस उठाया जब मैंने देखा, कई सारे क्वेश्चन हूबहू बैच से सेम मिले और उसी बैच में हमारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट रहा 2017 में इसमें। ठीक है, वजह सिर्फ ये कि हमने कंटेंट को पहले से ही इतना अपडेट किया था। मैं शुरू से ही ये कोशिश करता हूँ आपको 100% के हिसाब से तैयार करने की। तो रीजनिंग के अंदर भी जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया ना, कई जगह ऐसी चीजें कराई हैं जो आपको लगेंगी अटपटी सी, ठीक है, पर चीजों में दम मिलेगा आपको, आपका दिमाग खुलेगा उस चीज से। तो जिसको 100% टारगेट करना है, और ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ जुड़कर ही वो चीजें पढ़ सकता है, भाई साहब और कोई कलेक्शन उसे कहीं और से मिलता है ऐसी चीजें, तो भैया वो पढ़ के जाना जरूरी है अगर आपका 100% का टारगेट है तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें, बहुत गहरी बात भाई। इजी क्वेश्चन पे ना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब जो मेंस का समय है, प्रीमियम क्वेश्चन करिए, और साथ के साथ अगर कोई इजी क्वेश्चन आप लगा भी नहीं, कोशिश करिए दिमाग दूसरे से जल्दी आंसर लाए। यानी अब आपका दूसरे का तो समय पता नहीं है, पर ये कोशिश करिए कि अगर मैं ये 10 सेकंड में कर रहा हूँ, क्या ये 7 सेकंड में हो सकता था, 8 सेकंड में हो सकता था। हम ऐसा करते थे, हमें एक भूख होती थी ऐसी कि और छोटा और छोटा और छोटा, छोटा छोटा करते ऑप्शन से आ गए, ऑप्शन से करते करते पेन फ्री पे आ गए, स्टेप स्किपिंग सीख ली। ठीक है, ये सब कला है। तो ये कैसी आई, बस हमने इसी चीज के बारे में सोचा है इसलिए हम कर पाए। बच्चे नहीं सोचते, बच्चे केवल बनाना सोचते हैं, मॉक टेस्ट बनाना सोचते हैं, केवल समझ आना सोचते हैं, वो गलत अप्रोच है सिलेक्शन के लिए। टारगेट 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि 2-4-5 मिनट तो रिवीजन के लिए भी मेरे ख्याल से दूसरे राउंड के लिए भी देना चाहिए। ठीक है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी मैं एक अलग से वो प्लानिंग बनाऊंगा आपकी। ठीक है, जहां लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है वहां प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो सभी पॉसिबिलिटी पहले से ही करनी चाहिए, यही पेपर बर्बाद करेंगी। ठीक है, जहां प्रिडिक्टेबिलिटी की भाई 3 का क्यूब प्लस 3 × 4, ठीक है, इस लॉजिक पर है। अब इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं भैया वो सारी करके जाओ। ठीक है, रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉजिक ऐसे होते हैं कि सारी पॉसिबिलिटी बंदा नहीं करके जाता, एक लिमिटेड चीज ही करके चला जाता है। वो वहीं पर वो फंसता है कि इस वैरायटी पे केवल इतना ही करा है, इसके आगे और भी शाखाएं हैं, तो वो पूरा पढ़ के जानी जरूरी है। नंबर या अल्फाबेट्स के लॉजिक को वीक में 2 बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें, 30-40 मिनट। ठीक है, नंबर या अल्फाबेट के लॉजिक क्या होता है, जैसे मुझे पता है मैंने कौन कौन से लॉजिक पढ़े हैं, n³ + 3n। ठीक है, मुझे पता है मैंने LCM पे पढ़ा है, मुझे पता है मैंने SCF पे पढ़ा है, मुझे पता है मैंने प्राइम नंबर पे मिसिंग नंबर पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपने अपने हाथ से लिख के मैं सारे रूल्स लिख दूंगा कि कौन कौन से लॉजिक पे मैंने पढ़ा है। अल्फाबेट की बात आएगी तो मैं रिलेशन देखूंगा, मैंने रिवर्स का पढ़ा है, रिवर्स +3 का पढ़ा है, LCM का पढ़ा है, फैक्टराइजेशन का पढ़ा है, ठीक, फैक्टोरियल का पढ़ा है, रोमन नंबर में पढ़ा है। तो वो सब चीजें मेरे दिमाग बताएगा कि मैंने ये पढ़ा है। तो 30 से 40 मिनट हफ्ते में 2 बार जरूर निकालना है इसके लिए भी।
इससे क्या होगा, वो जो लॉजिक्स है ना, जो वो भूलने वाली चीज थी, मैंने बोला था जो क्लिक नहीं हो पाया, वो क्लियर होगी आपकी बात। उस चीज की परेशानी का हल यहां से निकलेगा। हफ्ते में 2 बार 30 से 40 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। अगला टॉपिक, अगला सब्जेक्ट आता है मेरे पास इंग्लिश। इंग्लिश यानी 135 नंबर, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। भाई सीधी सी बात है, नंबर ज्यादा है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भैया गणित की प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी इसी की ज्यादा है, 135 नंबर इसी से बन रहे हैं भाई साहब। ठीक है, 135 नंबर, तो देखा जाए लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन इसका मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कैसे करना है ये भी बात समझना। भाई वोकैब आ गया, एक सेकेंड, वोकैब आ गई, ग्रामर आ गई, रीडिंग कंप्रिहेंशन आ गया। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, लगभग 10 क्वेश्चन वोकैब के हैं, 13 ग्रामर के, 22 कॉम्प्रिहेंशन के। कॉम्प्रिहेंशन बड़ी चीज हो गई। 10 में से वोकैब में ईडीएम 2, वन वर्ड 2, स्पेलिंग 2, एंटो साइनो होमो 4। ठीक है, तो तब मिला के 10 बनते हैं। ग्रामर की अगर बात करें, फिलअप्स, वॉइस, नरेशन, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आ गए लगभग 13 सवाल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, PQRSE हो गए 6, क्लोज टेस्ट आ गए 4, अनसीन पैसेज आ गए 3-4 पैसेज आ जाते हैं, 12 सवाल इसमें से आ जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए मैंने इसे कैसे टैकल किया, आगे ध्यान से देखना। ग्रामर प्लस वोकैब में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये पनिशमेंट होगा। ग्रामर प्लस वोकैब, ग्रामर कितनी है 13 क्वेश्चन, और वोकैब में मैंने केवल 6 गिने। 6 कौन कौन से गिने, 1, 2 और 3, मैंने ये तो गिना ही नहीं, एंटो साइनो। अगेन जस्ट लाइक जीएस, इसकी भी प्रिडिक्टेबिलिटी है। पढ़ने को आप 50,000 वर्ड पढ़ के जाओ और उसमें से एक भी ना आए, और पढ़ने को 10 पढ़ के जाओ और 10 में से 4 लग जाए। ठीक है, तो समय ज्यादा नहीं देना है। तो पहले मैंने आपको यही बताया, 13 ये पूरे ठीक होने चाहिए, 6 ये पूरे ठीक होने चाहिए। मेरा टारगेट तो पहले यही रहता, ठीक है, कि जहां से बटोर सकता हूं ना पहले उसे बटोरूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज मेरे को आती नहीं है पहले मेरे को उसका लालच है। भाई ये 100% हो सकता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमने भी किया है बहुत बार। ठीक है, ये 100% हो सकता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमने भी किया है बहुत बार। इसका पता नहीं 100%। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर फिर से, पर ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि इसे छोड़ के ही जाना, इसे हमें छोड़ के नहीं जाना। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि ग्रामर प्लस वोकैब 19, 13 और 6 19 में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये पनिशमेंट है। ये मेरे को 100% करना है भाई, सबसे पहले तो 100%, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी कि बोलने से 45 या 135 है, मैंने स्टार्टिंग में बोला 315 नंबर का टारगेट है, 100% और वो लाने हैं। भाई ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, मेरे पास कुछ प्लान है वो लाने का। ठीक है, 100% का टारगेट है, वो तो सभी का होता है। 100% ना आके 90%, 95%, 97% भी आते हैं तो भी मैं खुश हूं। ठीक है, पर उसके लिए भी प्लानिंग क्या है मेरी, मेन बात ये है। आगे देखिए, आज से ही मॉक टेस्ट बनाओ भाई, कोई चैप्टर वाइज नहीं, कुछ नहीं, आज से ही मॉक बनाना शुरू करो। ठीक है, उसमें क्या बोला मैंने, मैं तो रीजनिंग में लास्ट के 15 दिन में मॉक बनाना है, इसमें क्या बोला मैंने आपको, नहीं, आज से ही मॉक टेस्ट बनाओ। टाइम का बड़ा रोल नहीं है, आने का रोल है। तो आपके दिमाग को लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये वाली जो इंग्लिश है केवल प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस से अपने आप स्कोर बढ़ता है। जितने ज्यादा हो सकता है इसके मॉक लगाओ भाई साहब। जब आप करोगे एरर, वैरायटी आएगी आपके पास, जब आप इंप्रूवमेंट करोगे वैरायटी आएगी, बहुत सारे मॉक बनाओगे, इकट्ठी होती रहेगी वैरायटी, इकट्ठी होती रहेगी। एक टाइम में क्या, देखो एसएससी की एक रेंज है, उस रेंज से बाहर ना वो एरर देता, ना ग्रामर देता, ठीक है, ना वोकैब देता, एक रेंज है। जब बहुत सारे मॉक टेस्ट हम बना लेते हैं ना, तो हमारी वो रेंज कवर हो जाती है बेसिकली, करते करते करते। स्टार्टिंग में गलत होगा, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, एक पॉइंट पे आके वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा, पूरा का पूरा। आपको ऐसा लगेगा कि केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आपने ये पूरा टारगेट अचीव कर लिया जो 100% का था यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉक से पहले कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक उठाओ, ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करो। हाँ, यहाँ तो मैं बोल रहा था कि मॉक लगाओ, और यहाँ मैंने क्या बोला है,
मॉक से पहले कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल मॉक है, पेपर वाला मॉक, यानी ऑनलाइन, ठीक है। और यहां जो बात हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ऑफलाइन मोड में, ये ऑफलाइन की बात हो रही है। ऑफलाइन का मतलब है मेरे भाई प्रैक्टिस ना ऑफलाइन में ही होगी, प्रैक्टिस किताब से ही होती है, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो मॉक होते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा था कि ये आपको आज से लगाने हैं, ठीक है, ये आपको आज से लगाने हैं। मॉक से पहले कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ, जो भी आपको मन करता है ऑफलाइन मोड में उसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 30-40 दिन हो सके तो अलग अलग एग्जाम पर हाथ डालो, वैरायटी मिलेगी, वैरायटी ही कवर करनी है हमें, फिर बाद में इसे करना है, ठीक है, बाद में ऑनलाइन शिफ्ट होना है। तो इस तरीके से देखिए क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। हमने जब प्रैक्टिस करी ना उस टाइम, जब मैंने बताया कि भाई 2012 के अंदर भाई इंग्लिश में 4-5 नंबर आए, बाद में 145-150 कैसे हो गए वो इस तरीके से हो गए कि भैया हमने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कम से कम 2-3 किताब लगा दी भाई साहब इंग्लिश की उस दौरान। ऑफलाइन मोड में लगेगी वो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस ऑनलाइन में हो ही नहीं सकती, मैं बोल रहा हूँ, वो फायदा भी नहीं है। बुक ली, लगाए चले गए और टारगेट रखा कि ये किताब खत्म करनी है 10-15 दिन में, ये वाली किताब खत्म करनी है 15-20 दिन में, और लगाए चले गए भाई साहब, ठीक है। तो आपसे भी यही कहूंगा कि आपको भी यही करना है कि ऑफलाइन मोड में पहले 2-3 किताब बना लो अच्छे से, फिर मॉक में उतरना। और ये बन जाती है इंग्लिश वाली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती इंग्लिश की किताबें, ठीक है। मतलब आप करोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा समय नहीं लगता, केवल आना है और नहीं आना है। नहीं आना है तो क्या गलती करी हमने वो ध्यान रखनी है, उनके भी नोट्स नहीं बनाने। बहुत सारे बंदे कहते हैं उसे नोट कर लो, नोट करके आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, गलती रिपीट होती रहेगी, आपको ध्यान आता रहेगा, रिकॉल होगा। और अगर वो रिकॉल हो रहा है तो आप सही दिशा में हो, नहीं तो लिखते लिखते तो आपकी पूरी नोट्स तैयार हो जाएंगे दोबारा से, ऑलरेडी नोट्स आपके पास वैसे ही होंगे, ठीक है। तो इन नोट्सों से कुछ होता नहीं है, ये सच बात बता रहा हूं मैं आपको। ये चीजें क्लिक होती हैं इंग्लिश के अंदर, वो क्लिक कभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, गलती करोगे, इंप्रूव करोगे, गलती करोगे, इंप्रूव करोगे। ये इंग्लिश का रामबाण मेथड है बस। अगला देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट या जो आप भूल जाते हैं हर बार, वह रूल, वन वर्ड, ईडीएम, एंटोसाइनो या कुछ भी एक रिवीजन कॉपी में लिखते रहो। तो इंग्लिश की भी एक ऐसी रिवीजन कॉपी बना लो जो आपको लगता है कि भैया ये वाला मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसमें तो मेरा हो ही नहीं पा रहा, ये ऐसा है कि बहुत मुश्किल सा है पर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है, एक बार पूछा गया है, तो वो भी लिख लो, ठीक है। उधर स्मार्ट कॉपी बनानी है या रिवीजन कॉपी बनानी है, स्मार्ट कॉपी रीजनिंग के अंदर, इसके अंदर रिवीजन कॉपी बनानी है, और रिवीजन कॉपी भरनी नहीं है। जो आपको लगता है वाकई में मेरी परेशानी है, मैं हूं, ये मेरी परेशानियां है इस किताब के अंदर, ये किसी के कुछ काम की नहीं है। स्मार्ट बुक जो मैंने बनाई वो मेरे काम की है, मेरे हिसाब से वो लॉजिक मैं भूल जाता हूँ, मेरे हिसाब से वो लॉजिक नहीं है, वो किसी और के काम की नहीं है। ये मेरी कमियां हैं जिन्हें पूरी करने के लिए मैंने ये किताबें कॉपियां बनाई हैं, जिससे मैं लास्ट में अपनी कमियों को दोबारा से रिवाइज कर सकूं। पर्पस ये है, ठीक है। सबसे पहला मकसद है जो भी एग्जाम चल रहे हैं लास्ट 2-3 साल के, उन सभी का फ्लेवर्स पता करना, फ्लेवर पता करना। भाई मैंने बोला ना वो ऑफलाइन मोड में आप करोगे, जो लेटेस्ट बुक है वही लेना, ठीक है। इसके अंदर सेट्स हो, सब मिला हुआ हो, ऐसा नहीं टॉपिक वाइज है उसके अंदर, टॉपिक वाइज नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश के अंदर टॉपिक वाइज नहीं करना है, मिक्स सेट हो, आपको वो बनाना है। अलग अलग एग्जाम के पेपर बनाओगे, सारी वेराइटी कवर होनी शुरू हो जाएगी, और 1-1.5-2 महीने में सारी वैरायटी आप कवर कर लोगे। फिर आपको मॉक बनाने हैं असली वाले, यानी ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले नकली वाले नहीं है, पर ऑफलाइन में आपको मेहनत करनी है। तो ऑफलाइन में जब किताब सामने होगी ना, हाथ से ही मेहनत होती है भाई साहब, ये सच बात है। आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लेना, मैं ऑनलाइन भी बोल सकता था पर वो मैं बोलूंगा नहीं, मैं ये बोलूंगा पहले आप 30-40 दिन 50 दिन आपको जितने भी लगता है, आप पहले ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करो, फिर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना, और आखिर में शिफ्ट हो जाओगे आराम से। 15-20 दिन बहुत होते हैं मॉक लगाने के लिए आपको इंग्लिश में, तो फिर भी 1 महीने का टाइम मैंने बोला आखिर में मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगला देखिए,
PQRS में ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग करें। भाई ये तो बहुत जरूरी है, PQRS जो होते हैं उनमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी जगह काम आता है, काफी जगह और भी जगह फिलअप्स में या और भी जगह काम आता है। ये पता लगता है कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, तो इन चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। देखिए दिमाग से लड़ी जाएगी जंग, अगर आप सोचोगे केवल मेहनत ही है सब कुछ तो बात गड़बड़ा जाएगी। पेपर दिमाग से ही निकलेगा। ये जो प्लानिंग मैंने बताई है तोड़ ताड़ के ऐसे वैसे, इसके लिए ये करो उसके लिए वो करो, तो भैया दिमाग से ही बनाई गई चीज है, दिमाग है, तजुर्बा है बहुत सारा, वो आपके सामने रखा है। कड़वा सच, रीडिंग 2 मंथ में इंप्रूव नहीं की जा सकती। बहुत बच्चों को बुरा लगेगा क्योंकि उन्हें लगातार टीचर बोलते हैं आप पढ़ो, रीडिंग करो, नॉवल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। अरे भाई साहब आज तक पढ़ा नहीं है, 2 महीने में क्या कर लूंगा पढ़ के, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे बढ़िया है जो पैसेज आप करोगे उसमें थोड़ा दिमाग लगा के, उसमें थोड़ा ध्यान लगा के करो, और उससे ज्यादा उम्मीद भी मत रखो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उसे नहीं करना, देखिए सच बात बोल रहा हूँ, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी तो अच्छी है, उसे रीडिंग वीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। पर जो सोच रहा है कि आज मैं बैठ के, सर ने बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूं, नॉवल पढ़ना शुरू करूं, उससे मेरी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव नहीं होगी भाई। 2 महीने में वाली चीज नहीं है, जिसकी ऑलरेडी इंप्रूव है ना वो सालों साल से करता हुआ आ रहा है। तो आप ये सोचिए बस कॉम्प्रिहेंशन में भी मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन मेरे को ठीक करने हैं, उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ये सच बात है। देखिए कड़वा सच लिखा है ना यहाँ पर, बच्चे मानते नहीं है, बच्चों को ये लगता है नहीं नहीं, अरे भाई मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आप करो, पर मैं तो आपको वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकली संभव है। 2 महीने में रीडिंग कौन इंप्रूव करा सकता है बताइए। और कई बार ऐसा होता है कि ये तो नीचे से चीज आती है, नीचे से मतलब है जब हम छोटी क्लास से ऊपर आते हैं वहां से स्किल डेवलप होती है। तो ये सालों साल वाला सिलसिला है, जैसे जीएस भी ऐसा है, सालों साल वाला सिलसिला है वो, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता। भाई कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की जीएस कर रहा है, उसे कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि वो सालों साल 2-3 साल से भाई साहब वो जीएस को ही समय दिया हुआ है उसने बंदे ने, तो उसके लिए जीएस क्या 25 में 25 यूं ही निकाल लेगा वो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगले 2 से 2.5 महीने की, तो ये प्लानिंग अगले 2 से 2.5 महीने के हिसाब से है। प्रैक्टिस से फिर भी आइडिया लगने लगेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, प्रैक्टिस करनी है, उससे आइडिया लगेगा, बिल्कुल लगेगा। केवल और केवल ज्यादा प्रैक्टिस आपको आगे ले जा सकती है इंग्लिश में, मानो या मत मानो भाई, 100 बात की एक बात है। आप सोचो मैं ये यहां से कोचिंग ले लूं वो कर लूं, इंग्लिश में ना भाई साहब सही बता रहा हूं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। आपने खुद को समय दे दिया, रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, आप भी क्लिप काट सकते हो और बोल देना सर आपने गलत बोला, मैं मान लूंगा। आपने खुद को समय देना है सबसे ज्यादा, जिसने खुद को समय दे दिया ना वो भाई साहब इंग्लिश कर जाएगा आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी की है इंग्लिश के अंदर। कंटेंट का लेवल तो उतना आना ही नहीं है, कंटेंट का लेवल कुछ भी नहीं आना, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश आती है, पर मेन बात यह है कि आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में वैरायटी जाती है, उसके हिसाब से आप पेपर में परफॉर्म कर पाते हैं। अगर मान लेते हैं आपने खुद कुछ नहीं किया, बस क्लास ले ली, मेंस का बैच है चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं, मेंस का बैच है, आप देख रहे हो हाँ अच्छा लग रहा है, देख रहे हो अच्छा, खुद थोड़ी बनाया इतना, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अभी भी मैंने आपको बोला ना, मैं आपको बुक दे रहा हूँ मैथ की, रीजनिंग की, केवल बैच लेने से कुछ नहीं होगा कि सर का 99 रुपए का बैच है, बैच ले लेते हैं यार, बहुत बढ़िया है, 6 महीने की वैलिडिटी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, मेरा बैच लेने से आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करना भी है ना अगर किसी को, वो भैया वो बुक लेकर फ्री वाली खुद मेहनत कर करके वो उससे काम कर लेगा, खुद कर लेगा वो उससे काम। तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी तो खुद को समय देना है। जो आदमी खुद को समय नहीं देगा मीन्स उसका बर्बाद समझो, बर्बाद है। ठीक है, तो भैया मेंस के टाइम कोई भी ऐसा रिस्क मत लेना, खुद को समय सबसे ज्यादा देना। ठीक है, आखिर में इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोलूंगा, डेली 20 मिनट आपको कंप्यूटर को देने चाहिए, 15 से 20 मिनट टाइपिंग को, क्योंकि इन 2 चीजों के पीछे भी काफी सारे बच्चों की जॉब जाते हुए मैंने देखी है। किसी के कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई तो करना है, पर बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर है। किसी की टाइपिंग नहीं हो पाई, बाकी सब में बहुत अच्छा स्कोर है। तो भैया टुकड़ा टुकड़ा समय इन्हें भी देते रहो, ज्यादा नहीं, 20 मिनट यहाँ पर मांग रहा हूँ, 15-20 मिनट यहाँ, 20 मिनट कैलकुलेशन को, तो 1 घंटा आपकी इन 3 चीजों को जाना चाहिए डेली का।
हफ्ते में 2 बार मैंने बताया रीजनिंग वाला वो लॉजिक आपको प्रैक्टिस करना है। हफ्ते में 1 बार मैंने आपको बताया गणित का जो फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज है उन्हें लिख लिख के रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपको मैनेज करना है टाइम, बहुत ज्यादा समय पढ़ना नहीं है, पर टाइम को मैनेज अच्छे से करना है कि मेरी ये कमी यहाँ से दूर होगी, इस चीज का इलाज मेरे पे ये है, इस चीज का इलाज मेरे पे ये है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला मैथ्स की हैक बुक आप और इंस्पेक्टर चालीसा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मैं खुद ढूंढूंगा, इससे बढ़िया जो चीज अवेलेबल है उससे कर लूं। ठीक है, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप वो लिए बिना नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो ये थी हमारी आज की प्लानिंग। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। ये फ्री बुक है, फिर से लिख देता हूँ, टेलीग्राम पर आप सभी को मिलने वाली है ये। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने अपलोड करा दी है। तो 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट जो कर रहे हैं वो इस किताब का कंटेंट पहले देखिए। अगर आपको लगता है कि भैया हाँ मैं कर लूँगा, ये सच है भाई, मेंस का ऐसा ही है, मेंस का कंटेंट है। टीसीएस का पिछले 5 साल का अपनी तरफ से भी हमने क्वेश्चन डाले हैं, मेंस बैच है। ठीक है, मेंस बैच लेना है 99 का है एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। ठीक है, मेंस का कर्म युद्ध रिकॉर्डेड बैच है कंप्लीटली। मैराथन क्लास में मैं लेकर आऊंगा मेंस क्लास, मेंस के लिए। आप सबको और क्या चाहिए मेंस के लिए मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, और कैसी लगी आपको प्लानिंग ये भी बताना। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या समस्या आती है मेंस में ये भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम कैसे ना कैसे करके मैं सॉल्व कर पाऊं अपने तजुर्बे से। अपनी प्लानिंग तो मैंने आज रखी है आपके सामने यहाँ पर, है ना। ये सारी चीजें मैंने रखी है आपके सामने, और मैंने बोला था कि ऐसी प्लानिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ना प्रैक्टिकल है, कमजोरी को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा, और जो प्रैक्टिकली संभव भी आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी अगले 2.5 महीने के लिए कि मेरे को 2.5 महीने 3 महीने इस तरीके से ही पढ़ना है, ये मेरी इसी चीज की प्लानिंग है, इसको मैं इतने समय दूंगा, इसको इतना, इसको इतना, और उसे फॉलो करना पड़ेगा लगातार, और अपने हाथ से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। केवल क्लासेस के भरोसे रहना बर्बाद हो जाओगे कि यहाँ से इसका मेंस बैच ले लेता हूँ, यहाँ से इसका मेंस बैच ले लेता हूँ, सर ने निकाला 99 का, उसको वो भी ले लेता हूँ, एक इंग्लिश का ले लेता हूँ यहाँ से, एक यहाँ से जीएस का ले लेता हूँ। भाई बैच इकट्ठे करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, खुद की मेहनत के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप बाजार के सारे बैच खरीद लेना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको प्लानिंग अच्छी लगी हो। तो भैया एक लाइक का बटन जरूर दबा देना मेरे लिए, अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर किया और आपको अच्छा लगा है तो, है ना। तो बच्चों मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।